आज हम चर्चा करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत विभव किसे कहते हैं? पहली क्लास में आपने समझा कि भाई विभव को V से व्यक्त करते थे। मैंने बताया था V बराबर W/Q0। क्या बताया था कि अगर मैं Q0 को एक मान लूँ तो V बराबर W है। मतलब एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। पहली क्लास में मैंने किया गया कार्य, प्राप्त कार्य, उस पर विस्तृत चर्चा की थी। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए होने वाला क्या है कि कोई बिंदु आवेश है, जैसे बिंदु आवेश कहा, वो बिंदु आवेश बिंदु O पर रखा है। कौन? कोई बिंदु आवेश O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और उस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना होगा। अनंत क्या है? एक बहुत दूर स्थित बिंदु। मैंने मान लिया कि जो अनंत है वो बिंदु A पर है। ठीक, बिंदु A पर है और मुझे एकांक आवेश को P तक लाना है। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए मैं एकांक आवेश को नहीं ला रहा हूं, मैं Q0 आवेश को ला रहा हूं। किस आवेश को? Q0 को। और अनंत से P तक लाना है मुझे। मैं अनंत से P तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में बांट लेता हूं। किसमें? छोटे छोटे भागों में। मान लीजिए ये जो B बिंदु तक लाता हूं मैं इसे, और ये दूरी dx है। कितनी है? dx है। तो मैं ये मान रहा हूं कि पहले dx दूरी खिसकाने का कार्य कैलकुलेट कर लेता हूं और बाद में A से P तक के लाने का कार्य कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा अभी बताऊंगा आपको, है ना? ठीक। अब आप ये बताइए, ये आवेश कैसा है? प्लस। यह आवेश कैसा है? प्लस। यह आवेश अपनी मर्जी से इसके पास आएगा या इसे लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच तो प्रतिकर्षण का बल है। कैसा बल है? जब ये प्रतिकर्षण का बल है तो कार्य करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ठीक, पहले मैं निकालता हूं Q व Q0 के बीच बल। कौन से नियम के अनुसार बल आएगा ये? हाँ जी, ये जो बल आएगा कूलाम के नियम के अनुसार आएगा। और कूलाम का नियम था 1/4πε0 के Q0। बीच की दूरी मान लीजिए कुछ, मान लीजिए बीच की दूरी x है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x। तो क्या मान लिया मैंने? कोई प्रॉब्लम? ठीक। किसका कितना रहे आवेश को हम? dx दूरी। तो Q0 को dx खिसकाने में किया गया कार्य है ना, dx दूरी खिसकाने में किया गया कार्य। लिख लेंगे ना अपने आप। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? गलत परवश, गलत। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल इंटू बल की दिशा में। अब वो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा क्या? इस आवेश को आप बल की दिशा में खिसका रहे हो क्या? इस आवेश को कहां खिसका रहे हो? विपरीत दिशा में, है ना? तो यानी F इंटू माइनस dx, यानी dw बराबर आया माइनस F dx। ठीक, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा W बराबर FD cos थीटा। जब विपरीत दिशा में ला रहा हो तो 180 डिग्री हो गया, तो W बराबर FD cos 180, और cos 180 का मान क्या होता है? -1। तो माइनस समझ गए? ऐसे भी सीधे समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बल का मान रख देते हैं, बल का मान, है ना? अब देखो बल का मान यहां क्या आया था? बोलो dw बराबर क्या आया? बोलो -1/4πε0 के Q0 बटे x² dx। यह आया कार्य। परंतु मुझे कौन सा कार्य कैलकुलेट करना है भाई? मुझे तो अनंत से लाना है r दूरी तक। कहां तक? तो यानी अगर मैं कुल कार्य की बात करूंगा, तो मुझे समाकलन करना पड़ेगा, है ना? और समाकलन किस चीज का, कहां लिमिट क्या होगी? कहां से ला रहा हूं, कहां तक ला रहा हूं? अनंत से ला रहा हूं, r तक ला रहा हूं।
यही तो। चलो क्या करें, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे x² dx। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर ले लेते हैं हम। कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर भाई, आप ये देखेंगे यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है x को छोड़कर मेरे ख्याल से सभी कुछ कांस्टेंट है, दूरी तो बदल रही है बस। भाई आवेश वो के वही है, 1/4 तो कांस्टेंट है ही, आवेश वो के वही है, दूरी बदल रही है बस केवल। तो यानी क्या हुआ, W बराबर, बोलो W बराबर माइनस बाहर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ गए, Q0 भी बाहर आ गया, नहीं आया, इन्फिनिटी से R, और x की घात 2 ऊपर जाकर क्या होगा, x की घात -2 dx। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर है आपको? चलो आगे चलते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q0, ठीक, इस x की घात -2 का समाकलन क्या होगा? समाकलन याद है ना? क्या एक पावर ज़्यादा होती है और उसी से भाग हो जाता है। x की घात n का जो समाकलन होता है, x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 बटे n+1। यही तो पढ़ा होगा ना, बायोलॉजी के बच्चे इतना तो जानते ही होंगे ना। ठीक, अब आपको x की घात -2 का समाकलन क्या होगा, x की घात -2 + 1, यानी x की घात -1 बटा -1, और लिमिट बाहर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? चलो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया ना? ठीक, बोलो क्या हुआ, ये आया आपका x की घात -1 का 1/x आया, और 1/x में जब हम लिमिट रखते हैं, आपको याद है लिमिट कैसे रखते हैं? कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। क्लियर? यानी यहां से फॉर्मूला आ सकता है W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q0, बोलो 1/R माइनस 1/अनंत, और 1/अनंत क्या होता है? 1/अनंत होता है 0। याद है? तो यहां से W बराबर आया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटा R, है ना? इस Q0 को मैं W के नीचे ले जा सकता हूं, तो W बटे Q0 बराबर आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q बटा R। ठीक, W बटे Q0 को क्या कहते थे? विभव। क्या कहते हैं? तो इसकी जगह लगा सकता हूं मैं क्या, V। बोलो समझ में आया नहीं आया आपको, है ना? तो ये आपका पूरा फॉर्मूला यहाँ आ गया है। और विभव एक अदिश राशि है, जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हम अगर माइनस में आवेश है तो माइनस में लगाएंगे, और प्लस में आवेश है तो प्लस में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नहीं लगाते थे चिन्ह, क्यों? क्योंकि वहाँ दिशा देखते थे, सदिश राशि थी, या तो मान लगाएंगे या दिशा देखेंगे, और यहाँ हम डायरेक्ट लगा देंगे। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, या क्या होता है? जूल प्रति कूलम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आर्टिकल क्लियर हो गया? ठीक, अब आपका इसमें एक आर्टिकल आते हैं जैसे हल्के से अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की और निरक्षीय स्थिति में। उस आर्टिकल को इसमें से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि उस आर्टिकल के बिहाफ पर हम आंकिक कर लेते हैं। क्या करते हैं हम? आंकिक। कैसे करते हैं? ध्यान से सुने। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, और दो आवेशों से मिलकर बना है। कौन कौन से आवेश से मिलकर बना है? -Q और +Q। मध्य बिंदु कौन है? O। -Q और कौन? द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2L। द्विध्रुव की ये कौन है? अक्ष। अक्ष पर कोई बिंदु P, और उस बिंदु P पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस प्रकार के जो आंकिक आएंगे, कभी कहेगा -200 कूलम, 400 कूलम, कभी कुछ दूरी दे देगा, विभव ज्ञात करना है। देखो जी, ये दूरी मान लिया R है, वो 2 उंगली की बात याद है क्या? एक उंगली जिसके कारण, एक उंगली जिस पर, पहले मैं क्या करूंगा? -Q के कारण P पर विभव,
माइनस क्यू के कारण पी पर विभव। इसी प्रकार आंकिक में क्या होगा, बस क्यू की जगह क्या दे देगा, कोई मान दे देगा। ठीक, विभव का जनरल फॉर्मूला क्या है बिंदु आवेश के कारण, बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर, है या नहीं है? तो विभव का फॉर्मूला यहाँ क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू की जगह माइनस क्यू और आर की जगह एक बिंदु, एक उंगली रखी आवेश पर, एक उस बिंदु पर। बताओ बीच की दूरी कितनी है भाई, आर तो ये है, एल ज्यादा है, तो क्या है, क्या होगी जी, आर प्लस एल। चक्कर का बोर्ड पे जरा सा भी हाथ लग जाता है ना तो वो अपना कलाकारी दिखा देता है। ठीक, ये तो आया माइनस क्यू के कारण, और प्लस क्यू के कारण कितना होगा भाई, प्लस क्यू के कारण कितना होगा, बस केवल प्लस क्यू से दूरी कम हो जाएगी, आर में से एल कम हो जाएगी और दूरी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बोलो, प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल। परिणामी विभव, विभव हमेशा जुड़ते हैं क्योंकि विभव एक हमेशा कैसी राशि है, अदिश राशि है, और विभव हमेशा जुड़ते हैं और आवेश हमेशा चिन्ह सहित लेते हैं। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आने वाला है जी, बोलो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आने वाला है, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ गया दोनों में, और दोनों में क्यू भी कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, -1 बटे आर प्लस एल प्लस 1 बटे आर माइनस एल। बोलो बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। आर्टिकल तो मैंने इस वजह से कराया आपको कि जिससे आप न्यूमेरिकल कर सको इसके, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, नीचे लघुत्तम क्या आया, आर प्लस एल और आर माइनस एल, ये इधर जाएगा और ये माइनस से गुणा होगी। बताओ, माइनस आर प्लस एल प्लस आर प्लस एल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और v बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू 2l, आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग। आपको वही कहानी जो पहले बताई थी, l बहुत छोटा है r से, तो l का वर्ग क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। और कोई भी संख्या अपने आप में छोटी नहीं होती है, किंतु बड़ी संख्या के मुकाबले छोटी होती है। तो इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जब इसे हम छोड़ेंगे तो क्या आएगा, नीचे खाली r² बच जाएगा, नीचे खाली क्या बच गया, और q इंटू 2l क्या होता है, q इंटू 2l होता है p। तो इसकी जगह क्या कर देंगे, हम p कर देंगे इसकी जगह, और p होते के साथ ही हमारा आर्टिकल भी पूरा हो गया जी। ठीक है जी, याद हो गया आर्टिकल या नहीं हुआ? चलो, आज एक इसका विभव की जो कोई सी भी स्थिति हो, आवेश अगर दिए हैं तो सभी आवेशों के कारण विभव कैलकुलेट करेंगे और मामला खत्म हो जाएगा। कार्य अगर पूछा जाता है ना, कार्य क्या पूछा जाता है, कार्य, तो जिन दो बिंदुओं के बीच की बात होती है उन्हीं बिंदुओं के बीच की बात हम कर लेते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, एक मिनट जरा। एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। मूल बिंदु पर 8 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मूल बिंदु पर कितना आवेश है, ठीक, -2 × 10⁻⁹ कूलाम के एक छोटे आवेश को बिंदु P003 से बिंदु R069 से होकर बिंदु Q040 तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पहले आराम से मैंने क्या कहा, जितना अच्छा डायग्नोस कोई डॉक्टर करता है वो उतनी अच्छी दवाई लिखता है। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, उतना अच्छे से आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं। मूल बिंदु पर, यानी एक क्वेश्चन, बात सीधी सी बात है कि मुझे चित्र कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा और मूल बिंदु को मानना पड़ेगा। ठीक, मूल बिंदु 3 अक्षों की बात की, 003, 069, तो चलो 3 अक्ष मान लेते हैं, मान लिए। ठीक, बताओ ये बिंदु कहाँ, मूल बिंदु तो चलो ये हो गया O।
बिंदु P के कोऑर्डिनेट है 0 0 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि z अक्ष पर 3 है और z अक्ष पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। मैं इसे z अक्ष मान लेता हूं, ठीक, 0 0 3। इसे क्यों माना z अक्ष? किसी को मान लो। 0 0 3 का मतलब है कि ये 3 दूरी पर है बिंदु P यहां पर कहीं, और जो ये बिंदु P है और ये जो दूरी है ये 3 है। क्या है? 3 है। और बिंदु Z पर क्या होगा? 0 0 3। कोई दिक्कत? इस आवेश को 8 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है वो तो मूल बिंदु पर है। यहां पर मूल बिंदु पर जो आवेश है वो 8 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम का है इस बिंदु पर, ठीक। इस आवेश को नहीं ले जा रहे। एक दूसरा आवेश है -2 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम का, उसे मैं Q0 कह देता हूं। कितना है जी? -2 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम का एक आवेश है, और उस आवेश को मैं R बिंदु से होते हुए Q040 तक ले जा रहा हूं। 040 का मतलब क्या है? y अक्ष पर है, तो ये मान लिया y अक्ष है जी। कौन सा अक्ष है? और इस अक्ष पर कोई बिंदु ये Q है, और इस बिंदु Q के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 4 0 है। 0 4, ठीक। यानी ये कौन सा अक्ष बचा? X। परंतु यहां पर मैं आवेश को सीधा यहां से यहां नहीं ला रहा हूं। उसने एक बिंदु R और दिया। मान लीजिए वो बिंदु R 069 में है। 069 मतलब x अक्ष 0 है, y अक्ष पर 6 है, z अक्ष पर 9 है। चलो जी, मतलब कहने का ये है यहां कहीं होगा। यहां क्यों होगा? yz तल में ही है वो। yz तल में क्यों है? x अक्ष तो 0 है, तो x अक्ष तो ये है, इधर तो है ही नहीं। तो ये बिंदु है कोई R, और इस बिंदु R पर मैं इसे लिख देता हूं 0 6 9। और उसने ये पूछा है कि इस आवेश को Q0 को मुझे कहाँ लेकर जाना है जी? मुझे इस आवेश को लेकर जाना है कहाँ? यहाँ से R पर और R से यहाँ तक। और कितना कार्य मुझे करना पड़ेगा? बात समझ में आई या नहीं आई? इस प्रकार के क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, कुछ का कुछ हो जाएगा। घबराना मत। घबराना इस वजह से नहीं है, हमें इसमें केवल इनिशियल बिंदु देखना है और फाइनल बिंदु देखना है। इस R की कोई वैल्यू यहाँ नहीं होगी, है ना। कार्य के जो क्वेश्चन आएंगे या विभवांतर के जो क्वेश्चन आएंगे या विभव के जो क्वेश्चन आएंगे, हमें करना क्या है? इस आवेश के कारण ले तो इसे जा रहे हैं Q0 को। Q0 तो मेहमान है, इसे तो घूमने ले जा रहे हैं हम। भाई इस रास्ते पे चलना तुझे, है ना। परंतु हम जो Q रखा है यहां पर, इस आवेश के कारण पहले बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। समझ गए? इस आवेश के कारण बिंदु Q पर विभव ज्ञात करेंगे। R पर कुछ नहीं करने वाले हम। समझ गए? बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। दूरी का लगेगी 3, क्योंकि ये दूरी लगेगी ना 3। आवेश का लगेगा ये। बिंदु Q पर विभव, आवेश तो लगेगा यही, दूरी का लगेगी 4। तो पहले दोनों जगह विभव ज्ञात कर लेता हूं, बात की बात बाद में करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? जितनी देर मैंने चित्र बनाने में लगाया, इसे पढ़ने में लगाया, उतनी देर आंसर लाने में नहीं लगता। पर हम इस बात पे जोर नहीं देते, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? चलो, P पर विभव, P पर किसके कारण? Q के कारण। Q0 के कारण नहीं, Q0 तो ऑलरेडी P पर है। तो P पर विभव क्या होगा जी? Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बोलो, Q बटा R। बताओ P पर विभव कितना होगा? हाँ, 9 गुणा K का मान दे नहीं रखा है, K का मान दे नहीं रखा, 1 मान लेंगे। फिर Q का मान 8 गुणा 10⁻⁻6 और R का मान 3। ठीक, क्या आया? 9 से 3 बार 24 गुणा 10⁻³ वोल्ट। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। 24 गुणा 10⁻³ वोल्ट। अब मैं ज्ञात क्या करूंगा? Q पर विभव। कहां पर? अब देखो, Q पर विभव कैसे ज्ञात करूंगा? आप बताओ, Q पर विभव कैसे ज्ञात करूंगा?
हाँ जी, हाँ, बस Q पर विभव, वी क्यू कह दूं उसे, वी क्यू, बोलो वी क्यू, है ना, आवेश तो वही लगेगा, बस एक परिवर्तन आया, दूरी 4 हो गई, दूरी क्या हो गई 4। हाँ जी, क्या कह रहा हूं, बताओ, दोबारा बताओ, 4 हो गई। अब 4 से 8 कटेगा 2 बार, और 2 से कितना 18 आ जाएगा, यानी 24 की जगह क्या आ जाएगा, अब 24 की जगह आ जाएगा 18। बोलो क्लियर हुई बात या नहीं हुई, 18 आ गया, है ना। अब पहले 24 था, पी पर विभव, उस पर ये आया। अब मुझे करना क्या है, कार्य कैलकुलेट करना है। लेकर किसे जा रहा हूं, Q0 को। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अब मान तो याद हो गए होंगे ना दोनों। चलो, अब Q पर कार्य बराबर Q0 इंटू विभवांतर, जिस पर ले जा रहे हो वो पहले, किस पर ले जा रहे हो, Q पर, तो Q पर विभव माइनस P पर विभव। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। P से Q ले जाते तो क्या करता, VP माइनस VQ। मेरे मुंह पे मत करना, सवाल समझ में आया ना। चलो, आप देखो Q0 का मान माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 9, VQ का मान 18 गुणा 10 की घात 3, है ना। VP का मान 24 गुणा 10 की घात 3, और गुणा भाग अपने आप कर लेंगे, इतने जूल आ गया। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई, आपको क्लियर हो गई बात पूरी, है ना। तो ये आपका हिसाब पूरा हुआ। आगे चलें क्या, चलो, ये वैद्युत विभव तो मेरा चल ही रहा था। अब एक आर्टिकल की बात और करता हूं। एक जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। बच्चों मैंने पहले भी बताया है, जो अभी मैंने एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत है जी, यहाँ क्या है यहाँ पर, अच्छा एक आंकिक कराया अभी, उस एक आंकिक से क्या, जब उसे ढंग से हम समझ लेते हैं, सिद्धांत हम समझ लेते हैं, तो उस जैसे 50 कर देते हैं। तो मेरा मानना है उसे हमें समय देना चाहिए, फिर अपने आप होते चले जाते हैं, आंकिक का भय खत्म हो जाएगा, आंकिक तो अच्छे लगेंगे। अनंत पर 2 आवेश रखे थे, Q1 और Q2। कहाँ रखे थे जी, इन 2 आवेशों को मैं उठाकर लाया, और इस आवेश को तो उठाकर ले गया यहां बिंदु A पर, और इस आवेश को उठाकर ले गया यहां बिंदु B पर, Q2 आवेश को। इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसे इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इस निकाय की क्या कहेंगे, क्या हो गया, अब कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात हम कैसे करें। अब आप उसे ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, पहले जरा बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, इसे बच्चों आराम से समझो। पिछले चैप्टर का आर्टिकल था, इसका सीधा सा मतलब है कि एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है अनंत से लाकर आवेशों को, समझ गए। अनंत पर ये 2 आवेश रखे हैं जी, एक माइनस Q आवेश रखा है और एक प्लस Q, ठीक। मैं इस माइनस Q आवेश को अनंत से उठाकर इस बिंदु पर लाता हूं, लाया, और इस प्लस Q आवेश को भी उसी जगह रखा था सेम अनंत पर, और इसे भी उठाकर इसी जगह लाता हूं। कितना कार्य करना पड़ा मुझे, इसी बिंदु पर ला रहा हूं, कितना कार्य करना पड़ा कौन बताएगा, 0 कार्य इस वजह से हुआ कि जितना कार्य एक आवेश को लाने में प्राप्त होगा दूसरे आवेश को लाने में उतना ही कार्य करना पड़ेगा। भाई एक प्लस Q आवेश है, एक क्या है
मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है जी, जहां ये रखा है, ये किसकी दिशा है? प्लस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने का प्रयास करेगा या उसके उल्टा जाता है? प्लस क्यू आवेश का मन क्या होता है भाई? प्लस क्यू आवेश का मन तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने का होता है, और इसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ला रहे हो तो कार्य करना पड़ेगा, है ना। और माइनस क्यू आवेश का मन क्या होता है जी? माइनस क्यू आवेश तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मजा करता है, उसे तो मजा आता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये तो अपनी मर्जी, ये तो अपनी मर्जी से आ रहा ना। तो यानी कहने का मतलब है, अगर एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है और मैं उसे अनंत से उठाकर एक बिंदु पर लाता हूं तो मुझे कार्य नहीं करना पड़ा, है ना। तो यानी वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा? ये वैद्युत द्विध्रुव तो बनेगा नहीं। अगर मैं किसी एक ही बिंदु पर ले जाकर प्लस क्यू आवेश रख दूं और उसी बिंदु पर ले जाकर माइनस क्यू आवेश रख दूं तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बना? नहीं बना ना। यानी वैद्युत द्विध्रुव ये आर्टिकल हमेशा बच्चों को परेशान करता है। इसे जानबूझ के नहीं, इसे बच्चों को परेशानी थोड़ी सी महसूस होती है इस आर्टिकल में, मैं इस वजह से इस पर ज्यादा समय दे रहा हूं। अब मैंने क्या करना है जी? मुझे करना यह है, अनंत से मैं माइनस क्यू आवेश लाया और माइनस क्यू आवेश को खींचकर बिंदु ए पर लाया। कहां लाया? और अनंत से ही प्लस क्यू आवेश को लाया और प्लस क्यू आवेश को लाकर मैंने बिंदु बी पर रख दिया। खींच के ला रहे हैं इसे तो खींच के लाना पड़ेगा, है ना। और इनके बीच की दूरी मान लिया 12 है, ठीक। अब आप देखो, मैं यहां से खींचकर 2 को ला रहा था, माइनस क्यू प्लस क्यू को, तो बीच में कौन आया? बिंदु बी। बिंदु बी तक लाने में तो एक को लाने में कार्य करना पड़ा और एक को लाने में कार्य प्राप्त हुआ, तो बिंदु बी तक तो कोई मारधाड़ हुई नहीं, नेट कार्य हुआ ही नहीं। अब मैं प्लस क्यू को तो यहीं छोड़ दिया मैंने, आगे किसे लेकर जा रहा हूं? माइनस क्यू को। तो यानी केवल द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है इस स्थिति में वो केवल उतना कार्य होगा जो यहां से यहां ले जाने में हुआ। बात समझ में आई या नहीं आई? और यह कार्य ही जो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ने किया, आवेश ने नहीं किया, वैद्युत क्षेत्र ने जो कार्य किया वो ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, नहीं आई समझ में? आ गई ना समझ में? अब बताओ तो क्या हुआ फिर? तो यानी माइनस क्यू आवेश को जो अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी, माइनस क्यू आवेश को अतिरिक्त दूरी कितनी तय करनी पड़ी भाई बताओ? माइनस क्यू आवेश को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी 12। भाई 12 का तो झगड़ा है, किसका झगड़ा? तो माइनस क्यू आवेश को अतिरिक्त दूरी कितनी तय करनी पड़ी? 12 तय करनी पड़ी। वही बात लिख दी मैंने देसी भाषा, बिल्कुल करी नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? आवेश ने तो करा नहीं, वैद्युत क्षेत्र ने आवेश पर कार्य किया। क्यों भाई? वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर कार्य कितना हुआ? कार्य का फॉर्मूला हुआ जी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, है ना, हुआ। अब बताओ बच्चों कितना हुआ? आवेश बल कितना लगा इस पर? माइनस क्यू ई। अरे बल कितना लगा? माइनस क्यू ई, माइनस है ना, या तो दिशा उल्टी ले लो या वो कर लो, एक ही काम तो करोगे। और विस्थापन कितना हुआ? 12। हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गई बात आपको? और यह कार्य ही क्या है? यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और यह कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है ना। यह कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और यह कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? माइनस क्यू ई 2L और Q इंटू 2L क्या होगा? माइनस पी ई, क्योंकि Q इंटू 2L क्या होता है? P होता है। इस ऊर्जा को मैं U0 कह देता हूं क्योंकि ये जो ऊर्जा है यह ऊर्जा केवल उसमें है साम्य अवस्था में। ये तो स्थिर साम्य अवस्था में है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही तो है। ठीक, बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? हुई? अब बात ये आती है, हम तो नहीं ला रहे जी साम्य स्थिति में,
वो तो वैद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और वैद्युत द्विध्रुव ये है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाया है भाई। ये तो साम्य स्थिति तक तो बात ठीक समझ में आ गई, क्योंकि दूरी कितनी लड़ाई थी 12 की, अनंत से दोनों को लाए थे, एक ने एक पर कार्य करना पड़ा, एक से कार्य प्राप्त हुआ, नेट कार्य 0 हुआ। 12 दूरी अतिरिक्त दूरी की हमने बात करी। पर अब मैं क्या कह रहा हूं कि द्विध्रुव को थीटा कोण और घुमा दिया। तो ये आर्टिकल आपने पहले पढ़ रखा है ना। द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है जी, बताओ। द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है? द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में कार्य करना पड़ता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। पढ़ा हुआ है या नहीं है? W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा पढ़ा हुआ है। चलो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो उसमें यह अतिरिक्त ऊर्जा और आएगी। भाई कार्य ही तो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो अब क्या होगा, द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा कितनी होगी जी उस समय? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस समय कितनी होगी? द्विध्रुव की उस समय स्थितिज ऊर्जा होगी, जो पहली ऊर्जा है वो तो है साम्यावस्था वाली, ये थीटा कोण घूम कर और आनी चाहिए। क्यों भैया, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तो अब क्या ऊर्जा होगी, मान लगा लेंगे, पता चल जाएगा आपको, मुझे क्या पता है बताओ। यूई का मान माइनस पीई, डब्लू का मान पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो यू बराबर बताओ माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा। तो यानी पी से पी कैंसिल हो जाएगा और यू बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, है ना। और ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा का पूरा फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो गई बात। बड़ी लड़ाई सी लड़नी पड़ी इस आर्टिकल के साथ, पर ये आर्टिकल आता बहुत ज़्यादा है, याद नहीं होता, इस वजह से इसमें इतने ज़्यादा जोर लगाए हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी कि वैद्युत स्थिर द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा का सूत्र लिखिए, लिख दिया। साम्य अवस्था में, स्थायी साम्य अवस्था में स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, अस्थायी में कितनी होती है। ठीक, स्थायी अवस्था की अगर वो बात करता है, किसकी, स्थायी अवस्था की, तो स्थायी अवस्था कब होती है, जब साम्य स्थिति होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है ना। तो थीटा बराबर क्या लगाएंगे, 0। थीटा बराबर, तो यू बराबर क्या आएगा, माइनस पीई कॉस 0, यू बराबर माइनस पीई। इसी को U0 कह देते हैं, ये स्थायी अवस्था में ऊर्जा होती है। क्लियर। अगर बात चलती है अस्थायी की, किसकी बात चलती है, अस्थायी की, तो अस्थायी स्थिति में थीटा बराबर लगा देते हैं 180। अस्थायी में थीटा क्या लगेगा, वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, ये अस्थायी संतुलन में होगा। माइनस पी कॉस थीटा, यू बराबर माइनस पी कॉस 180 और यू बराबर माइनस पी कॉस 180 का मान -1 होता है और यू बराबर पीई आ जाएगा। बोलो बात समझ में नहीं आई। कभी ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र है और द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में है। द्विध्रुव कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा में क्या होगा, u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा और बराबर माइनस पीई कॉस 90 बराबर क्या आ जाएगा, 0। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। क्लियर हो गई बात आपको पूरी। आगे चलें आगे। चलो 1-2 न्यूमेरिकल और कराते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल q आवेश रखा है। क्लियर। एक घन है। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब वर्ग का क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है अपने आप, वर्ग का विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है ना। और जब घन का क्वेश्चन आता है तो मैं समझ जाता हूं, अभी बताता हूं, √3 गुना होगा विकर्ण। हाँ, अब ये घन है, क्या है, और उसने ये कहा, ठीक, ये एक घन है, उसने ये कहा घन के जो ये शीर्ष हैं, है ना, उन सभी शीर्षों पर q कूलाम का आवेश रखा है, स्मॉल q। यहाँ भी स्मॉल q, यहाँ भी स्मॉल q, यहाँ भी स्मॉल q, और सभी पर रखा है।
ठीक, कितने हो गए? 8, है ना? 8 ही शीर्ष तो होंगे। आगे कहा इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर, घन के मत इसमें परेशान होना, केंद्र मान लिया O है, इसमें परेशान मत होना, याद कर लेना, समझ लेना बात को। विकर्ण का सवाल होगा घन का, तो ये पूरा जो दो विपरीत कोने हैं इनके बीच की दूरी √3 गुनी होगी। कितनी गुनी? वर्ग का सवाल होगा तो √ तो ये जो दूरी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की √3 गुनी होगी। भुजा कितनी है? B, तो इन दोनों कोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? B √3 कितनी होगी? और मध्य बिंदु की दूरी कितनी होगी? उसकी आधी होगी, आधी होगी ना। तो अगर O से दूरी निकालूं, मैं इसे A मान लूं, तो O से A तक की दूरी कितनी होगी? R बराबर B √3/2। और इसे B मान लूं तो B की दूरी कितनी होगी? इतनी होगी। केंद्र तो ये कमरा है, घनाकार मान लो, मतलब घनाकार ये है नहीं। अगर बीच में बिंदु ले लो, कोई मध्य बिंदु में बीच में ले लो, तो सभी कोनों से दूरी बराबर होगी या नहीं होगी? तो दूरी कितनी होगी? B √3/2। अब केंद्र पर विभव और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो बच्चों, कोई भी सिमेट्री बॉडी होगी, अगर उसके सभी कोनों पर या उसकी सतह पर समान आवेश है तो केंद्र पर तीव्रता हमेशा 0 होगी। केंद्र पर तीव्रता हमेशा क्या होगी? भाई इस आवेश के कारण इधर को, तो दूसरा आवेश के कारण उल्टी तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और नेट तीव्रता 0 होगी। चाहे एक समान रूप से आवेशित गोला हो, चाहे एक समान रूप से आवेशित वर्ग हो, चाहे एक समान रूप से आवेशित घन हो, अगर आवेश समान है, सिमेट्रिक बॉडी है, तो केंद्र पर तीव्रता 0। अब विभव कैलकुलेट करते हैं। बताओ एक आवेश के कारण कितना विभव होगा? V बराबर बताओ, अरे बिंदु आवेश के कारण विभव Q/R। एक आवेश के कारण विभव कितना आएगा? 1/4πε0K। बोलो Q की जगह Q, R की जगह B √3/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 1/4πε0K, बोलते रहो, 2Q/B √3। ठीक, मैंने क्या कहा था? मैंने एक ही बात तो आज बताई, विभव में आवेश चिन्ह सहित लेते हैं और विभव हमेशा जुड़ते हैं। विभव में आवेश चिन्ह सहित लेते हैं और विभव हमेशा, तो परिणामी विभव क्या आएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V8 तक। और सारे विभव बराबर, क्योंकि सब में चारों तरफ आवेश बराबर, चारों की दूरी बराबर, तो क्या हो जाएगा साहब? 8V1। 8, तो क्या हो जाएगा जी? ये बताओ, 1/4πε0K, है ना, 4 से गुणा कर देता हूँ, 8Q है जी, हाँ 16 आ जाएगा। सही बात कही आपने। ये क्या आ गया जी यहाँ पर? अब आप देखो 16 है ना, Q/B √3। बोलो बात समझ में ही नहीं आई? अब आप ये बताओ, अगर यही क्वेश्चन अजीब सा आ जाए एग्जाम में पहली बार, तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है पर फिर भी बहुत टिपिकल लगेगा, है ना। चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और लेता हूं एक आर्टिकल गोलाकार संधारित्र का आप कर सकते हैं, उसे भी उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है मैंने। R1 त्रिज्या तथा Q1 आवेश वाला एक छोटा गोला। देखो बार बार मैं एक ही बात कहूँ वो अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा ये कहता हूँ, न्यूमेरिकल से बच्चे अधिकतर लिखते हैं, मैसेज भी करते हैं, आप क्लास में भी कहते हो, अधिकतर बच्चे न्यूमेरिकल से डर लगता है। न्यूमेरिकल से डर उस बच्चे को लगेगा जिसे एक तो फॉर्मूला याद ना हो, एक दूसरा डर उसे लगेगा जो उन फॉर्मूलों से बात ना करता हो, डर उसे लगेगा जो न्यूमेरिकल को आंसर पे ज़्यादा ध्यान देता हो, प्रश्न पे नहीं देगा। 10 न्यूमेरिकल मत करो, 1 या 2 न्यूमेरिकल करो, पर ऐसा करो कि उसका पोस्टमार्टम हो जाए। समझ रहे हैं ना? उसे समझ के करो, उसे थ्योरी से जोड़ कर करो। कौन से आर्टिकल पर वो बेस है, उस आर्टिकल पर ध्यान में रखो, गलती नहीं होगी। नहीं, आप देखो इस क्वेश्चन को, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, या जब इसे इंग्लिश में नीचे छपी होती है तो ये और बड़ा लगेगा एग्जाम में जाकर, है ना। अब आप देखें, R1 त्रिज्या तथा Q1 आवेश वाला एक छोटा गोला। आगे मत पढ़ो ना, बताओ एक गोला है और छोटा नन्ना मुन्ना सा गोला बता रहा है ना। चलो जी नन्ना मुन्ना गोला ले लेते हैं हम, ठीक है जी। कैसा गोला लिया? नन्ना मुन्ना। कैसा? R1 त्रिज्या है,
और ये छोटा गोला मैंने ले लिया, ठीक, गोला नहीं बना पूरा। चलो इसकी त्रिज्या कौन, केंद्र O, त्रिज्या कौन, r1 है ये दूरी, और क्या कहा उसने, q1 आवेश है। जब गोले को आवेशित करते हैं तो वो गोला की सतह पर बराबर रूप से बढ़ जाता है और बाह्य बिंदुओं के लिए वो आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे गोले के केंद्र पर रखा हो। सब जानते हैं इस बात को। ये बात मैंने अपने आप ही रिवाइज कर ली, इतनी सी बात आते के साथ। मैं आंकिक पे नहीं गया आगे वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, गया क्या आगे, क्या कहा जी, Q2 आवेश के गोलीय खोल से घिरा है। ओहो, यो नन्ना मुन्ना सा गोला दूसरे गोले के अंदर है जी, और उस गोले की त्रिज्या कौन है, r2, और उस पर आवेश कितना दे रखा, Q2। चलो जी, यदि Q1 धनात्मक है, अंदर वाले गोला जो आवेश है ना Q1, ये क्या है, धनात्मक है। चलो भाई धनात्मक मान लेते हैं। जब दोनों को एक तार से जोड़ते हैं, इस गोलों को इन्होंने आपस में तार से जोड़ दिया। कहां से जोड़ दिया, तार से। अब देखो मैं इसे मिटाना पड़ेगा ना, जगह नहीं है मेरे पास, इसे याद कर लेना। इसे तार से जोड़ देते हैं। ओहो, जगह तो थे, अभी करते हैं, चलो पहले इसे पढ़ ही लें। आवश्यक रूप से आवेश गोले से खोल की ओर ही प्रवाहित होगा, चाहे वे गोला चलो देखो जी, आवश्यक रूप से आवेश गोले से खोल की ओर ही प्रवाहित होगा, यानी इस हमेशा ये कहना ये चाह रहा है कि आवेश हमेशा अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की ओर ही प्रवाहित होगा। कभी ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती कि आवेश बाहर वाले गोले से अंदर वाले गोले की ओर प्रवाहित हो। और उसने कहा कि ये सिद्ध करना है और साथ में ये भी सिद्ध करना है कि चाहे Q2 का मान कुछ भी हो, चाहे Q2 का मान, बड़ा अच्छा सवाल है ना। अब आप इसमें फंस जाएंगे, अगर इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे। मैं आपको इसे थोड़ा सा इसे बड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक, इसे ऊपर ले गया जी, है ना। अब इसे हम थोड़ा सा दोबारा ही चर्चा करते हैं इसे आगे को। चलो चल ऊपर जा, चला गया जी ऊपर है। अब आप देखो उसने क्या कही थी, उसने कही थी कि भाई एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा गोला है, ठीक, उस गोले की त्रिज्या r1 है, केंद्र मान लिया O है। इस गोले की त्रिज्या कौन है, मैं इस गोले की त्रिज्या को r1 कह देता हूं, ठीक। इस गोले को आवेश दिया Q1 और वो धनात्मक है, वही तो है। फिर उसने कहा कि ये गोला एक दूसरे गोले के अंदर रखा, कहा जी नहीं कहा। और फिर उसने कहा इस बाहर वाले गोले को Q2 आवेश दे दिया, अंदर वाले गोले को A कह दूं और बाहर वाले गोले को B कह दूं, और उस गोले की त्रिज्या कौन है खोल की, r2, और उसने कहा ये त्रिज्या r2 है इसकी। और फिर उसने क्या कहा, इन दोनों गोलों को एक तार से जोड़ दिया। लो भाई तार से मैंने जोड़ दिया, ठीक जी। चलो मैं आज आपको आंकिक करना सिखाता हूं कि आंकिक से डरते क्यों हो। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा यह सिद्ध करो कि आवेश हमेशा अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले पर आएगा, और उसने ये भी कहा कि उस Q2 चाहे कुछ भी हो। चलो जी, अब मैं अगर स्टूडेंट होता या हूं, अभी भी स्टूडेंट हूं, एक टीचर अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, नहीं तो वो टीचर नहीं बन सकता, ठीक। क्या करूं जी मैं इसमें, देखो जी मुझे तो इतना पता है, क्लास 6 से याद है मुझे, आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है। आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है, और वो कह रहा है कि सिद्ध करो आवेश अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले पर आएगा। तो मेरी बुद्धि ये कहती है कि मैं ये पता करूं कि गोले A पर विभव कितना है और गोले B पर विभव कितना है। जिस पर विभव ज्यादा होगा उससे दूसरी तरफ जाएगा। मैं क्या कर रहा, नहीं बात सच भाई है। अब ये बात आ गई। अब वो जो कह रहा Q2 पर निर्भर नहीं करता, Q1 पर निर्भर करता है, मैं उस पर बातें पच्ची क्यों करूं। अब देखो मैं अपने अनुसार चलूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल का डर भगा दो। न्यूमेरिकल का डर उसे होगा जिसे सिद्धांत क्लियर नहीं होगा। अब बताओ, गोले A पर विभव, A पर
विभव। अब बताओ ए पर विभव दो कारण से होगा, एक तो Q1 आवेश के कारण और एक Q2 के कारण होगा। एक किसके कारण? एक तो Q1 के कारण होगा और एक किसके कारण होगा? Q2 के कारण होगा। बताओ विभव का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? विभव का जनरल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। ठीक, बोलो Q1 के कारण कितना विभव होगा? Q1 के कारण, Q1 के दूरी जो है वो R1 लगाएंगे और Q2 की दूरी क्या लगाएंगे? R2। तो क्या लगेगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई। बी पर विभव, चलो जी, अब आप एक बताओ बी के लिए क्या होगा जी? बी के लिए ये जो आवेश यहां रखा है सतह पर, ये जो आवेश सतह पर रखा है, बाह्य बिंदुओं के लिए यह आवेश ऐसा व्यवहार करेगा Q1, ये ऐसा व्यवहार करेगा Q1 कि जैसे ये बाहर की सतह पर है ही नहीं, ये जो आवेश है ना, ये कहाँ है? केंद्र पर आ गया, आ गया केंद्र पर। और इस आवेश से सतह तक की दूरी क्या होगी अब? R2। यानी अब क्या हुआ? अब होने वाला है Q1 की दूरी भी R2 होगी और Q2 की दूरी भी R2। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? भाई ये तो आवेश यहां आ गया ना महाराज, और मुझे B पर विभव ज्ञात करना है, तो इस आवेश से B तक की दूरी कितनी हुई? R2 ही हुई। R1 का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि आवेश तो यहां है ही नहीं। बाहर वाले बिंदुओं के लिए आवेश कहां व्यवहार करता है? जैसे केंद्र पर रखा हो। चलो A व B के बीच विभवांतर कितना होगा? विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर कहते हैं विभव का अंतर। होगा जी? बताओ कितना होगा? दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो कॉमन आ गया, आया? बताओ यहां क्या है VA की जगह? Q1/R1 प्लस Q2/R2, VB में माइनस से गुणा करनी है, माइनस Q1/R2 माइनस Q2/R2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई क्या? इस Q2/R2 से Q2/R2 कट गया, और जब इसकी जगह ये कट गया है तो अब आप मुझे ये बात बताओ, इसकी जगह ये कट गया तो क्या आया जी आंसर? आंसर आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हाँ जी, Q1/R1 माइनस Q1 इसमें कहीं Q2 है क्या? इसमें कहीं Q2 है क्या? उसने क्या कही थी? आवेश कहीं भी जाए Q2 पर निर्भर नहीं करता, तो करता है क्या? भाई आवेश का आना जाना तो विभवांतर पर निर्भर करता है, और जब विभवांतर में Q2 है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है? Q2 पर निर्भर नहीं करता। चलो जी, मैंने यहाँ Q1 कॉमन ले लिया, अब यहाँ R1 R2 लघुत्तम ले लिया, यहाँ क्या बचा? R2 इधर गया और R1 इधर गया, गया। अब आप बताएं यहाँ से क्या हुआ? Q2 पर निर्भर नहीं करता। पहली बात, किस पर निर्भर नहीं करता? Q2 पर निर्भर नहीं करता। अब एक दूसरी बात और है जी, यहाँ पर बताओ, ये V जो था वो किससे बराबर आया था? A पर विभव माइनस R2 R1 से बड़ा है या नहीं है? जब R2 R1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है? कि ये चीज पॉजिटिव है, और ये चीज पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? कि VA का मान VB से बड़ा है, यानी कि A पर विभव B पर विभव से ज्यादा है, और आवेश कहाँ जाता है? ज्यादा विभव से कम विभव की ओर। तो आवेश का जो प्रवाह होगा वो कहाँ होगा? आवेश का जो प्रवाह होगा वो कहाँ होगा? A से B की ओर होगा। तो दोनों बातें सिद्ध हो गई या नहीं हो गई? तो क्वेश्चन पढ़ते समय क्या आंसर आ गया था क्या दिमाग में? नहीं आया था ना? तो क्वेश्चन पढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कल शाम को फिर मिलते हैं 8 बजे।